हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एपीएस साइंस का ट्यूमर। तो चैप्टर नंबर 8 इज गोइंग ऑन। तो बच्चों लास्ट हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा और न्यूट्रल पॉइंट्स हमने देख लिए। चुंबकीय बल रेखाओं भी हमने सीख लिया किस तरह में चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आता है। आज का टॉपिक हमारा है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, छड़ चुंबक। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा आज का टॉपिक है। चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक, इसको हम बोल दें कि अक्षीय बिंदु पर, एक्सियल पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल को हम और क्या बोल सकते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों याद करो, हमने जैसे विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, एक माइनस क्यू होता था चार्ज हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज होता था। दोनों के मध्य दूरी हम क्या मानते थे, 2a दूरी मानते थे। उसके मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट होता था P, और उसके कारण यहां एक्सियल पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र आता था, 2kp/r³। क्या आता था बच्चों, 2kp/r³। ठीक है, तो यहां पर k क्या होता था, k होता था 1/4πε0। p होता था बच्चों डाइपोल मोमेंट, यानी q × 2a। ठीक है बच्चों, 2kp/r³। तो बिल्कुल देखो सेम इसी फॉर्म का आना है हमारे पास, बस यहाँ k अलग है और p की जगह क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो सेम वही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है, केवल यहाँ बस फील्ड बदल गया, बाकी सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, ओके। तो पहली बात तो यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र बोल दूं या क्या बोल दूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि चूंकि F = होता है mb, ये पढ़ा है मैंने आपको। तो एकांक ध्रुव पर जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एकांक ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, F चुंबकीय बल होता है, तो ध्यान रखना B = क्या होता है, F, एकांक ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, तो हम निकालते हैं अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सपोज करो बच्चों हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, ये इसका अक्ष हो गया। अक्ष पर कहीं भी पॉइंट मान सकते हैं हम, तो मैंने ये पॉइंट मान लिया P, ये इसका मान लो S ध्रुव है, ये इसका कौन सा ध्रुव है, ये इसका N ध्रुव है, और इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है बच्चों वो मैं मान रहा हूं 2L। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है O,
और इस मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी में क्या मान रहा हूं, R मान रहा हूं। मध्य बिंदु O से, ये जो मध्य बिंदु है इसका, ये मैंने यहां नीचे लिख दिया, मध्य बिंदु O से इस बिंदु P जो अक्षीय बिंदु है, जो अक्षीय रेखा पर है, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। क्लियर है बच्चों? मुझे पता है इसकी ध्रुव प्रबलता भी स्मॉल m है और इस ध्रुव की प्रबलता भी कितनी है, स्मॉल m है। क्लियर? ओके। हमें पता है जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो S2n होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, S2n, कैपिटल M, ये शो कर रहा है S2n, क्योंकि मैंने S यहां पर माना है, n यहां पर माना है। तो बहुत सिंपल है कि हमें इस पूरे डाइपोल के कारण, इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु P पर इसके कारण भी क्षेत्र होगा और इस बिंदु P पर S के कारण भी क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम यहां एक एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव। समझ गए? एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं, जिसे वहां एकांक धनावेश की कल्पना करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सीखा था कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर एकांक धनावेश की कल्पना कर लीजिए। ऐसे ही यहां मैग्नेटोस्टैटिक में जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, एक n ध्रुव के कारण निकालेंगे और एक s ध्रुव के कारण निकालेंगे। ओके, तो सपोज दैट मैंने माना कि n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मान लो B1 है, तो n से दूर होता है, तो ये हो गया n से दूर, इसको मैंने मान लिया B1 वेक्टर। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि n ध्रुव के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 वेक्टर है और s ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B2 वेक्टर। तो s के कारण B2 वेक्टर है तो s की ओर होता है, तो इस डायरेक्शन में होगा ये B2 वेक्टर। तो अब आपको B1 और B2 फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों क्या होगा, देखो फॉर्मूला B इज इक्वल, मैंने B1 माना है तो B1 लिख दो। हमें पता है एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है तो इसके और इसके मध्य कितना बल लगेगा, एकांक, क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव माना है, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल है वही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो भाई बल क्या होता है, देखो μ0/4 पाई, पढ़ा है हमने कूलाम का नियम, M1 यानी M, M2 यहां 1 है और दूरी कितनी है बच्चों, दूरी है NP स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर लेते हैं NP स्क्वायर। समझ गए? देखो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 पाई M1 M2/r स्क्वायर, ये चुंबकीय बल होता है μ0/4 पाई M1 M2/r स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर एकांक उत्तरी ध्रुव हो तो जो एकांक उत्तरी ध्रुव हो उसमें लगने वाला बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो मतलब वही बात है जैसे वहां होता था Q के कारण विद्युत क्षेत्र Q/r स्क्वायर, ऐसे यहां M के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, Km/r स्क्वायर। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप, M ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुव के कारण जो क्षेत्र होता है Km/r स्क्वायर, और यहां K की वैल्यू कितनी है, μ0/4 पाई। तो आप समझ गए B1 की वैल्यू μ0/4 पाई M1 M2/NP स्क्वायर, यहां M1 M है और M2 कितना है बच्चों, 1 है। तो यहां इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं NP दिशा में है ये, ठीक है, इस तरफ दिशा में NP डायरेक्शन में, NP दिशा में। क्लियर है? तो चलो इसकी वैल्यू रखते हैं अपन। तो B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई M/NP कितना होगा बताओ, NP, ये पूरा R है, ये L है, देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस L है और ये भी कितना बच्चों, L, क्योंकि मैंने 2L माना है ताकि वो बाई 2 नहीं आए, इसलिए मैंने 2L मान लिया। तो ये R है, ये L है, तो R में से L घटाएंगे तो ये मिल जाएगा NP।
तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये परिमाण मान लेते हैं इसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, चलो हम ऐसे एस ध्रुव की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार एस ध्रुव के कारण एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्षेत्र मैंने क्या माना है, B2 माना है। तो भाई B2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M1 कितना है M, M2 है 1 अपॉन दूरी है SP स्क्वायर, और एक इस डायरेक्शन में PS डायरेक्शन में PS, तो B2 S की ओर होगा, N से दूर S की ओर, तो ये डायरेक्शन हो गई बच्चों PS दिशा में। ठीक है, मैं इसका परिमाण ले लूं तो बच्चों B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन SP की वैल्यू क्या होगी, ये R है ये L है, तो SP कितना हो गया R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ओके, है ना, बिल्कुल सेम वही, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, सेम बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है। ओके, तो देखो बच्चों, अब आपके पास B1 और B2 है। B1 तो है N ध्रुव के कारण और B2 है S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो अक्षीय रेखा पर है। अब हमें परिणामी क्षेत्र निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि B1 और B2 संरेखीय हैं, तो संरेखीय मतलब परिणामी निकालने के लिए आपको ज्यादा वाले को से कम वाले को घटाना पड़ेगा। तो बताओ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ कौन ज्यादा है, B1 ज्यादा है कि B2 ज्यादा है, बताइए। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M, ये तो दोनों में कॉमन है, कॉमन आ रहा है। यहां है R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां है R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी इसका हर ज्यादा है, हर ज्यादा डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी, इसका हर कम है, R में से कुछ कम हो रहा है, R माइनस एल ये कम है, तो B1 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि B1 इज ग्रेटर देन क्या है बच्चों, B2 है, इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है, B1 की वैल्यू B2 से क्या है, ज्यादा। तो परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए हम B1 में से क्या लेस कर देंगे, B2। देखें अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सपोज करो मैंने उसे मान लिया बच्चों B, ठीक है। तो हमें पता है B1 इज ग्रेटर देन B2 है, तो यानी क्या करेंगे, B1 माइनस B2, ठीक है। चूंकि B1 इज ग्रेटर देन B2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणामी क्षेत्र होगा वो B1 की डायरेक्शन में होगा, यानी इस परिणामी क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगी, यानी जो परिणामी क्षेत्र होगा वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में आ गया, समझ गया ना। तो ये हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी दिशा में, यानी B1 की दिशा में लिख सकता हूं मैं, B1 की दिशा में, B1 की दिशा में, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2, दोनों की वैल्यू रखो। तो हम परिमाण निकाल रहे हैं इसका, तो B1 कितना है, B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस B2 कितना है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करें, ठीक है, डायग्राम हमने देख ही लिया है इसका, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो इसे हल करते हैं, b इज इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, एलसीएम लो बच्चों, ये यहां जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व करें तो होल स्क्वायर खोलना है हमें, तो देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। क्लियर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, अंदर आएगा माइनस का 2rl, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 2rl। तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सब बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है। तो नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या बचा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। देखो 2rl प्लस 2rl कितना हो गया 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, B इज इक्वल टू देखो 2, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो इस 4r में से मैं 12 ले रहा हूं, यानी मैं m के साथ लिख रहा हूं इसको m इंटू 12, क्योंकि आपको पता है क्या बन जाता है m इंटू 12। अब यहां क्या बचा 2r, और नीचे है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2l इंटू 2r वही हो गया 4rl। ठीक है, तो बच्चों देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं k भी लिख सकता हूं, और ये m इंटू 12 क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण, तो क्या बन गया ये, चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं, देखो ये हो गया 2, ये वाला 2, ये हो गया k, ये हो गया कैपिटल M, ये स्मॉल r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, आ रही बात समझ में, क्लियर है ना बिल्कुल। देखो 2 तो ये वाला लिख लिया मैंने, ये 2 लिख लिया, 2r तो एज इट इज आ गया। ओके, ये k होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये m इंटू 12 क्या होता है कैपिटल M। बिल्कुल आपको पता है कि k इज इक्वल टू तो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ कॉन्स्टेंट है, और चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इज इक्वल टू क्या पड़ा है m इंटू 12, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। ठीक है, तो सपोज इक्वेशन नंबर ये कौन सी हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा r है, r स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होता है l स्क्वायर, तो इसको अपन थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आए, r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो हम किसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर l स्क्वायर को छोड़ दो। ठीक है, देखो समीकरण 4 के हर में, समीकरण 4 के हर में, यानी r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, यानी r स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा में से बहुत कम लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो l स्क्वायर को हम छोड़ दें, बिल्कुल वही चल रहा है, तो समीकरण 4 के हर में l स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, l स्क्वायर को क्या मान ले नगण्य मानकर छोड़ दें। अगर नगण्य नहीं हो तो ये फॉर्मूले काम लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मान कम होता है, नगण्य मान के छोड़ दें, तो हमारे पास जो b अक्ष पर आने वाला है फॉर्मूला क्या आएगा, देखो 2
के एम आर अपॉन, देखो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बचेगा R4, आर से आर कटेगा तो R³ बच जाएगा। तो अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिला वो क्या मिलेगा 2km अपॉन R³, ये मिलता है इक्वेशन नंबर 5। अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो बी अक्ष में क्या मिल गया 2km अपॉन R³, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आ गया ना, विद्युत क्षेत्र में क्या होता था 2kp अपॉन R³, और यहां क्या है 2km अपॉन R³, मतलब वहां तो था डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, यहां है मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण। तो क्लियर है, फॉर्मूला हमारे पास 2km अपॉन R³, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में क्या हो जाएगा, बी अक्ष इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m वेक्टर अपॉन R³। तो सदिश रूप में ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होता है। तो जैसे हमने बनाया था कि हमारे पास मैग्नेट है, ये मान लो S है, ये N था और ये इसकी एक्सिस थी, ये O पॉइंट था, यहां P पॉइंट था, ठीक है। N के कारण क्षेत्र कितना था B1, S के कारण कितना था B2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है S to N की ओर, यानी कैपिटल M वेक्टर। तो हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय आघूर्ण की क्या आ रहा है, दिशा में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबकीय अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2km अपॉन R³। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।